बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अम्मा हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनको दिमागी बीमारी थी। डॉक्टर ने 5 लाख रुपए मांगे थे ऑपरेशन के, वरना अम्मा मर जाती। जगह जगह पैसों के लिए परेशान हो रही थी। जब एक जगह रोड पर बैठ कर रोने लगी, मेरे सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक हसीन औरत निकली। उसने मुझसे मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने उसे बता दिया। बदले में वो हंसने लगी और हंसते हुए बोली कि मैं तुम्हें 5 की जगह 10 लाख रुपए दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मैं फ़ौरन मान गई। जब वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गई और एक बड़े दरख्त के नीचे बिठा दिया और बोली कि रोज़ मैं यहाँ बैठकर रात भर तिलावत करती हूँ, आज मेरी जगह तुम्हें तिलावत करनी है। मैं खुश हो गई और रात तिलावत करने लगी, लेकिन अचानक वो औरत दूर से मुझे देखकर हंसने लगी और फिर अचानक। मेरा नाम उरूज फ़ातिमा है। हम दुनिया की रंगीनियों में इस कदर खो जाते हैं कि सब जानते हुए सही गलत में फ़र्क नहीं करना चाहते। बस इसी धुन में आगे बढ़ते जाते हैं और फिर जब देर हो जाती है तो एहसास होता है कि हमने क्या कुछ खो दिया है। मैंने ज़िंदगी में बहुत बार इस बात की तमन्ना की कि किसी तरह वो गुज़रा वक्त लौट आए और मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। जब से होश संभाला था, अब्बा को चुप ही देखा था। वो चारपाई पर पड़े छत को घूरते रहते। अब्बा बीमार थे, मगर बीमारी क्या थी ये मैं नहीं जानती थी। मैं स्कूल जा रही थी। वो दिन स्कूल में बेहतरीन दिन थे। वैसे तो स्कूल में मेरी बहुत दोस्तें थीं, लेकिन एक दोस्त बहुत ख़ास थी। मैं उससे अपने दिल की हर बात शेयर कर लिया करती थी। उन्हीं दिनों हमारी क्लास में एक नई लड़की आई जिसका नाम रूबी था। वो न्यू एडमिशन थी। उस लड़की की शुरू दिन से मुझसे नहीं बना करती थी। उसकी हरकतें मुझे मशकूक लगा करती थीं और रूबी अब बहाने बहाने से मेरे पास आकर बैठ जाया करती, मुझसे बातें करती और अब तो मेरे लिए गिफ्ट भी लाया करती। बहुत कहती कि मैं तुम्हारे गिफ्ट नहीं रख सकती, लेकिन रूबी ज़बरदस्ती गिफ्ट थमा देती। अब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड फ़िज़ा से ज़्यादा रूबी के साथ रहने लगी। रूबी ने मेरा इन सब लड़कियों से दोस्ती करवा दी जिनको मैं कभी अच्छी नहीं समझा करती थी। मेरी रूबी से बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। मैं, रूबी और उसकी दोस्त के साथ मिलकर क्लासेस छोड़ने लगे थे। कई घंटों कैंटीन में बैठे रहना सब मेरे लिए किसी तफरीह से कम ना था। ये एक अलग ही दुनिया थी। मैं बहुत खुश थी। पढ़ाई की तरफ भी ध्यान नहीं दे रही थी। अब स्कूल आते ही छुट्टी लेकर मैं रूबी के साथ उसके घर चली जाती। मेरी दोस्त फ़िज़ा, जो कभी मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, उसने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया और समझाने की कोशिश की कि इन लड़कियों से तुम्हारा इतना घुलना मिलना सही नहीं है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। मैंने उसकी बातें सुनकर कहा कि लगता है तुम अब मुझसे जेलस फ़ील करती हो कि मैं रूबी के साथ गाड़ियों में घूमती हूँ। मैं इतनी खुश हूँ और ये सब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने कहा कि मुझे अफसोस है कि तुम ऐसी राह पर निकल पड़ी हो जहाँ से तुम वापस आना भी चाहो तो आ नहीं सकती। मेरा काम था तुम्हें समझाना, मगर सद अफसोस कि तुम अच्छे बुरे की तमीज़ ही भूल चुकी हो, इसलिए तुम्हें समझाना फ़जूल है। इतना कहकर वो चली गई। मैं उसकी बातों को वाक़ई समझना नहीं चाहती थी, शायद इसलिए कि मैं बाहर दुनिया और उसकी रौनक में खो चुकी थी। जब घर आई तो अम्मा हमेशा की तरह घर पर नहीं थी। कहा जाती है क्या करती है कभी नहीं बताती थी। अम्मा कभी कभी बात करते हुए अचानक से बात भूल जाया करती या फिर ख़ुद से बातें करने लगती और हंसने लगती। मैं बहुत खामोश रहती क्योंकि अम्मा मुझे कुछ भी नहीं बताती थी। एक दिन रात के वक्त किसी चीज़ के गिरने से मेरी आंख खुली तो अम्मा नज़र ना आई। मैं उठकर देखने गई। अम्मा छत पर जा रही थी। मैंने सोचा कि इस वक्त अम्मा छत पर क्या करने जा रही हैं। मैं उनके पीछे गई। जब देखा तो अम्मा छत वाले कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। मैं वैसे ही वापस आ गई कि शायद अम्मा को यही नींद आती थी। ऐसा कई दफ़ा हो चुका था कि रोज़ उसी रात के वक्त छत वाले कमरे में जाती थी और उसे ताला लगा कर चाबी अपने पास रख लिया करती। जब आँख खुली तो दोपहर का वक्त हो रहा था। उठकर कमरे से बाहर निकली तो अम्मा अब्बा के पास खड़ी थी। मैंने ऐसे ही पास से गुजरते हुए अम्मा पर नज़र डाली तो वो आँखें बंद करके हाथ में कुछ दबाए अब्बा के ऊपर कुछ पढ़ रही थी। अब्बा सो रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आई तो अम्मा का हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता आवाज़ में अम्मा से कहा, ये क्या कर रही हैं? अम्मा का चेहरे का रंग उड़ गया। अम्मा के हाथ में क्या था मैं देख नहीं पाई। अम्मा ने एक हाथ फ़ौरन चादर में छुपा लिया था। अम्मा मुझे देखकर परेशान हो गई थी। अम्मा ने कहा कि तुम कब उठी? मैंने कहा कि आप मुझे बताएं आप क्या कर रही थी? अम्मा मुझसे नज़र हटाकर कहने लगी, कुछ नहीं, तुम्हारे अब्बा बीमार रहते हैं ना, तो मैं परेशान थी, इसलिए किसी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे अब्बा पर नज़र बद है, इसलिए ये ठीक नहीं हो रहे। मैं नज़र बद उतारने के लिए ये कर रही थी। मैंने कहा कि आप अब्बा को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? मैं जब से बड़ी हुई हूँ अब्बा को ऐसे ही खामोश पड़े देखा है। अम्मा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम नहीं जानती, पहले तुम्हारे अब्बा की ऐसी हालत नहीं थी, ये बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब से तुम पैदा हुई थी ये आहिस्ता आहिस्ता बीमार रहने लगे। बहुत से डॉक्टर को दिखाया, किसी दवा से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर थक हार कर बैठ के। अम्मा ने कहा कि मुझे एक जानने वाली ने कहा कि हो सकता है किसी ने नज़र बद लगाई हो या कोई अमल वगैरह किया हो जो उरूज के अब्बा की तबीयत ठीक नहीं होती। मैंने कहा कि अम्मा आप आज के दौर में भी इन बातों पर यकीन रखती हैं?
आज के दौर में किसके पास इतना वक्त है कि वो तावीज़ वगैरह ये इन सारों में अपना वक्त बर्बाद करे। अम्मा ने मेरी बात सुनकर कहा कि तुम नहीं जानते, आज के मॉडर्न दौर में तो ये तावीज़ जादू टोने ज़्यादा हो गए हैं। पहले तो जो दिल में होता था लोग मुंह पर कह देते थे, लेकिन अब लोग खामोश होकर अमलियात से दूसरों की जड़ें काटते हैं, उन्हें तकलीफ़ देते हैं। मैंने कहा कि अम्मा बस कर दें, मुझे ये जादू टोने तावीज़ के बारे में नहीं सुनना, आप अब्बा पर ध्यान दें। मैं इतना कहकर कमरे में तैयार होने चली गई क्योंकि रूबी ने दावत पर बुलाया था। फिर शाम को रूबी का ड्राइवर मुझे लेने आया। मैंने ऊपर चादर ओढ़ी और रूबी की तरफ चली गई। वहाँ पहुँचकर चादर गाड़ी में रखी और दुपट्टा ओढ़े अंदर चली गई। वहाँ मेरी तरफ से सब दोस्त आ चुकी थी और दुपट्टा ओढ़े अंदर चली गई। वहाँ मेरी तरफ से सब दोस्तें आ चुकी थी। रूबी मुझे देखकर पहले वही खड़ी रही, फिर हल्की सी मुस्कुरा कर आगे बढ़ी और मुझे अपनी दूसरी फ्रेंड से बुलवाने लगी। रूबी ने दावत पर अपने दोस्त लड़कों को भी बुला रखा था। वो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे थे। एक गाड़ी घर के अंदर आकर रुकी, खूबसूरत नौजवान गाड़ी से उतरा। उसे मैं देखती रह गई। क्या पर्सनैलिटी थी उस शख्स की। मैं पहली नज़र में ही उसे पसंद करने लगी थी। रूबी उसका सबसे तारुफ करवा रही थी। मैं नज़रें झुकाए बैठी कुछ सोच रही थी। जब रूबी ने मेरे पास आकर मुझे मुखातिब किया, लेकिन मैं तो अपने ख़्यालों में कहीं गुम थी। जब किसी मर्द की आवाज़ पर ख़्यालों की दुनिया से वापस लौटी, ये वही शख्स था जिसके बारे में मैं सोच रही थी। मैं उसे देखते ही खड़ी हो गई। तब रूबी ने उस शख्स से मेरा तारुफ करवाया। रूबी ने कहा, रू जिनसे मिलो, ये है मेरे कज़न फ़ैरोज़ अहमद। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो भी मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रहे थे। फिर रूबी ने कहा कि तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं आती हूँ। फिर रूबी का कज़न फ़ैरोज़ मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा कि जी तो मैं सरूज, बहुत तारीफ़ें सुनी हैं आपकी। और कहने लगा, जी तो मैं सरूज, बहुत तारीफ़ें सुनी हैं आपकी रूबी से। मैंने कहा कि जी रूबी की तो आदत है दूसरों की तारीफ़ करना, वरना मैं तो आम सी लड़की हूँ। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ आकर घबराहट सी होने लगी थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और मैं रूबी की दावत पर आकर वापस घर जाना तो भूल ही गई थी। मैं रूबी से मिलते हुए कहा कि मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। तभी रूबी के कज़न फ़ैरोज़ मेरे सामने आकर खड़े हो गए और रूबी से कहने लगे, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी फ्रेंड को ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, आप ज़हमत ना करें, मैं चली जाऊँगी। लेकिन रूबी ने कहा, ये तो इनकार ही करेगी, चलो मेरे कहने पर ही तो मेरे कज़न को घर छोड़ने की सआदत बख्श दो। फिर फ़ैरोज़ अपनी गाड़ी में मुझे घर छोड़ने के लिए आ गए। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने लगी थी जब फ़ैरोज़ ने कहा कि मैं सरूज, हाँ आपकी जगह यहाँ है और आप पीछे बैठ रही हैं। मैं कुछ कह नहीं सकी और गाड़ी की अगली सीट पर आकर बैठ गई। फ़ैरोज़ ने गाड़ी ड्राइव करते हुए मुझसे पूछा, और बताएं आप क्या करती हैं। मैंने कहा कि फ़िलहाल तो फ्री हूँ, लेकिन आगे मज़ीद पढ़ने का इरादा है। उसने कहा, और शादी के बारे में आपकी क्या राय है। मैंने फ़ैरोज़ की तरफ देखा तो वो शौक़ नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बात कर रहा था। मैंने कहा कि अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। फ़ैरोज़ ने कहा कि वैसे मैं भी अभी तक सिंगल हूँ। मैंने कहा कि वो क्यों, आप जितने अमीर और हैंडसम हैं, आपके पीछे तो बहुत सी लड़कियाँ फ़िदा होंगी। मेरी बात सुनकर वह कहका लगाते हंसने लगा और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल जिसे मैं पसंद करता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करती और बस इसी वजह से शादी नहीं हो सकी अभी तक। लेकिन अब उम्मीद है कि शायद बात बन जाए। और तभी मेरा घर भी आ गया। मुझे घर पर छोड़कर वो तब तक नहीं गया जब तक मैं घर के अंदर नहीं चली गई। मुझे ये सब अच्छा लगने लगा था। मैं हर वक्त फ़ैरोज़ के बारे में सोचती, उसका मुझे सराहना मुझे मग़रूर बना रहा था। फिर एक दिन फ़ैरोज़ की कॉल आई। मैं उसकी आवाज़ सुनकर जहाँ इतनी खुश थी वही ये सोचकर अफ़सरदा भी कि इतने अमीर इंसान से मेरी शादी कभी नहीं हो सकती। कहाँ वो और कहाँ मैं। लेकिन जब फ़ैरोज़ ने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करता है, वो शादी करना चाहता है, ये दिन मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत दिन था। मैं हवाओं में उड़ रही थी। एक दिन फ़ैरोज़ ने मुझे मिलने के लिए रूबी के घर आने का कहा। मैंने उसे इनकार कर दिया कि मैं इस तरह नहीं आ सकती, लेकिन वो रोने वाला था। उसने कहा कि रोज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं तो तुमसे खुद मिलने आ जाता। तुम नहीं जानती तुम्हें देखने के लिए मैं कितना उदास हूँ। प्लीज़ एक बार आके मुझसे मिल लो। मेरे दिल में कुछ हुआ और मैंने फ़ौरन उसकी बात मान ली कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। इससे पहले कि मैं फ़ैरोज़ से मिलने जाती, मुझे फ़िज़ा की कॉल आई। मैंने कॉल उठाते ही कहा कि फ़िज़ा बोलो, खैरियत, कैसे कॉल की। उसने कहा कि रूज, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे बात करना भी गवारा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ, तुम्हें गलत रास्ते पर जाते नहीं देख सकती, इसलिए तुमसे नाराज़ होने के बावजूद मैंने तुम्हें कॉल की। फ़िज़ा की बात सुनकर मैंने उसे कहा कि जिस काम के लिए कॉल की है वो बताओ, मैं जल्दी में हूँ, कहीं जाना है। मुझे तब फ़िज़ा ने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम कहाँ जा रही हो और किससे मिलने जा रही हो। मैंने हैरान होते हुए कहा कि तुम्हें कैसे पता मैं किससे मिलने जा रही हूँ। फ़िज़ा ने कहा कि वो सब मैं फिर कभी तुम्हें बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना कहूँगी कि फ़ैरोज़ से मत मिलो। वो रूबी का कज़न है और उसे शादी करने वाला है। रूबी तुम्हें धोखा दे रही है।
फ़ैरोज़ का सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि तुम अपनी हद में रहो। मैं अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से समझती हूँ और रूबी मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? इतना कह के मैंने कॉल काट दी। मैंने फ़िज़ा की बातों को इग्नोर करने की कोशिश की और चादर ओढ़कर फ़ैरोज़ से मिलने रूबी के घर चली गई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। बार बार फ़िज़ा की बातें मेरे ज़हन में गर्दिश कर रही थी। गेट पर चौकीदार खड़ा था, उससे फ़ैरोज़ का पूछा। उसने कहा कि वो अंदर है और मैं मुकर्ररा वक्त से पहले ही पहुंच चुकी थी। जब रूबी के हंसने की आवाज़ पर मैं वहीं रुक गई। वो फ़ैरोज़ से कह रही थी, आज मैं उस अरूज से इस थप्पड़ का बदला इस तरह वसूल करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी अपनी शक्ल किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगी। कॉलेज के दिनों में मेरी लड़ाई हो गई थी रूबी से, जब मैंने उसे थप्पड़ मारा था। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। फिर फ़ैरोज़ की आवाज़ आई और रूबी से कह रहा था कि तुम्हारी वो दोस्त तो मुझे देखते ही फ़िदा हो चुकी थी और देखो कैसे मैंने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। ये सब तुम्हारी वजह से किया। अगर तुम मुझे अपनी मोहब्बत का वास्ता ना देती तो मैं कभी भी इस मिडिल क्लास लड़की की तरफ देखता भी ना, और अब आगे भी जो तुम कहोगी वही होगा। फ़ैरोज़ की बातें सुनकर मुझे अपना आप ज़मीन में घटता महसूस हो रहा था। मैं वहीं से वापस घर की तरफ लौटी थी। अल्लाह ताला का करम था जो उनके धोखेबाज लोगों से मैं बच गई, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। मैं भारी कदमों से बहुत मुश्किल से घर पहुंची। रूबी के घर से मुझे अपने घर तक का सफ़र मीलों पर मुहित लगा था। मैं आते ही दरवाज़ा बंद करके मुंह सरहाने में दबा के चीख चीख कर रोने लगी। मैं कैसे रूबी के हाथों खिलौना बनने जा रही थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रूबी थप्पड़ का बदला लेने के लिए इस कदर गिर जाएगी कि कब अपने कज़न के हाथों मुझे रुसवा करने पर तुल गई। फ़ैरोज़ की बार बार कॉल आ रही थी और मैसेजेस भी कि तुम आई नहीं अभी तक। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर मुझे फ़िज़ा का ख़्याल आया कि उसने मुझे कितना रोका था, कितना समझाया था, लेकिन मैं आगे बढ़ती गई और उसे नफ़रत करती गई। वो मुझसे जलने लगी है। मैंने रोते हुए फ़िज़ा को कॉल की और कहा कि मुझसे घर आकर मिलो। उसके बाद मैंने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी ताकि वो घटिया शख्स मुझे दोबारा कॉल ना कर सके। मोहब्बत में अंधे होकर हम इन खूबसूरत चेहरों के पीछे छुपे मकार लोगों को देख नहीं पाते, इसलिए उनके हाथों का खिलौना बन जाते। मेरी किस्मत अच्छी थी जो बच गई और वह वक्त पर सब पता चल गया। लेकिन ये नसीहत है कि मुझ जैसी कम अकल लड़कियों के लिए जो मुखलिस दोस्त के होते हुए उनकी कदर नहीं करते और ज़ाहिरी खूबसूरती और अमीर दोस्तों के पीछे चल पड़ते हैं। सुबह फ़िज़ा घर आ गई थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं बहुत अहमक थी जो तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाई थी। ये भी ना सोचा कि तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हो, हमेशा मेरा भला चाहा, लेकिन फिर भी मैं रूबी जैसी लड़की की बातों में आ गई और तुम्हें नज़रअंदाज करती रही। फ़िज़ा दिल की बहुत अच्छी थी, उसने मुझे माफ़ कर दिया। कुछ दिनों से अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी दिमागी हालत अजीब होती जा रही थी। कभी खुद से ही बातें करने लगती, कभी हंसने लगती। मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, बस फ़ैरोज़ की झूठी मोहब्बत का रोग लेकर बैठी रही। फ़िज़ा ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे इस झूठे और फ्रॉड इंसान के दिए हुए धोखे के दुख से निकलने में मेरी बहुत मदद की थी। अम्मा हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनको दिमागी बीमारी थी जो आहिस्ता आहिस्ता उनके दिमाग को ख़त्म कर रही थी। डॉक्टर ने 5 लाख रुपए मांगे थे ऑपरेशन के, वरना अम्मा मर जाती। जगह जगह पैसों के लिए परेशान हो रही थी जब एक जगह रोड पर बैठ कर रोने लगी। मेरे सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, उसमें से एक हसीन औरत निकली। उसने मुझसे मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने उसे बता दिया। बदले में वो हंसने लगी। मुझे उसके हंसने पर हैरत हुई और वह हंसते हुए बोली कि मैं तुम्हें 5 की बजाय 10 लाख रुपए दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। मैं फ़ौरन मान गई। जब वो मुझे अपने साथ घर ले गई और एक बड़े दरख्त के नीचे बिठा दिया, मैं कुछ ना समझते हुए उस औरत को देखने लगी। फिर उस औरत ने कहा कि रोज़ मैं यहाँ बैठकर रात भर तिलावत करती हूँ, आज मेरी जगह तुम्हें तिलावत करनी है। मैं खुश हो गई और रात तिलावत करने लगी। लेकिन अचानक वो औरत दूर से मुझे देखकर हंसने लगी और फिर अंदर चली गई। लेकिन मुझे उस दरख्त के नीचे बैठ कर तिलावत करने के बाद कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद उस औरत के खादिम आया। मैंने उससे पूछा कि यह औरत कौन है और मुझे क्यों अपनी जगह बिठा कर गई है। उसने कहा कि बेटा, ये औरत एक नेक पीरनी है, लेकिन किसी की वजह से पीरनी बीबी अपनी ज़िंदगी के आखिरी सफ़र की तरफ जा रही है। मैंने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? उस खादिम ने कहा कि दरअसल पीरनी बीबी की एक दोस्त थी जो बीबी से अमलियात का इल्म सीख रही थी। बीबी ने उन्हें अपना इल्म इस शर्त पर सिखाया था कि वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन बीबी की दोस्त ने शर्त तोड़ दी और वो अमल बीबी पर ही करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बीबी की जगह लेना चाहती थी और उस औरत से बीबी की शोहरत और उनकी जायदाद बर्दाश्त नहीं थी। वो औरत बीबी से सब कुछ छीनना चाहती थी। उस औरत ने बीबी पर वो सफली अमलियात करवाए जिससे बीबी के दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ। बीबी सब कुछ जानती थी और इस वजह से उस औरत के घर भी गई कि तुम जो कर रही हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने उस वक्त भी, जबकि बीबी उस औरत के घर पर खड़ी थी, उस वक्त उस औरत का शोहर बीबी के आगे आकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि अपनी बीवी से कहा कि इस औरत ने तुम पर क्या एहसान किया और तुमने लोगों का भला करने के बजाय उन्हें तबाह करना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें पहले भी इस बुरे काम से रोका था, लेकिन तुम बाज नहीं आए। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और यहाँ से तब तक नहीं हटूँगा जब तक तुम अपना ये काम नहीं छोड़ देती।
लेकिन वो औरत बाज नहीं आई। उसने गालू जादू से वार कर दिया जो उसके अपने ही शोहर पर चला गया था, जिससे बीबी बच गई और उस औरत का शोहर बिस्तर से लग गया। उस वक्त बीबी ने उस औरत से कहा कि अफसोस तुमने अपने मिजाजी खुदा को भी नहीं छोड़ा। अब ये आदमी तब तक ठीक नहीं होगा जब तक तुम जिंदा हो। मैंने उन खादिम बाबा से कहा कौन थी वो औरत? खादिम बाबा ने अपनी तरफ देखा और कहा कि आपकी वालिदा। मैं हैरान रह गई थी। मुझे सब समझ आ गया कि अब्बा इसलिए ठीक नहीं हुए। अम्मा मुझे कभी सच नहीं बताया था। फिर खादिम बाबा ने कहा कि बीबी ने आपकी वालिदा को उस वक्त कहा था कि एक दिन तुमसे तुम्हारी बेटी छीन लूँगी। जो तुमने मेरा साथ किया वो कभी भूलूंगी नहीं। लेकिन इससे पहले कि बीबी आपको लेकर आती, आपकी वालिदा अपना घर छोड़कर कहीं और चली गई। लेकिन इससे पहले कि आपकी बीबी आपको लेकर आती, आपकी वालिदा अपना घर छोड़कर कहीं और चली गई। बहुत ढूंढा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर खादिम बाबा ने मुझे कहा कि जब पता चला कि आपकी वालिदा अपने किए की सज़ा को पहुंच चुकी हैं तो उस दिन आपको देखते ही पहचान गई थी। और तभी उसने एक औरत का एक और खादिम ने रोते हुए आकर बताया कि बीबी आपको बुला रही हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। मैं भागते हुए उनके पास गई। उन्होंने कहा कि रूज, मैं तुम्हारी माँ से बदला लेना चाहती थी, लेकिन मेरा ज़मीर यह गवारा नहीं करता कि तुम्हारी माँ ने एक अच्छे मकासद को छोड़कर गलत रास्ते का इंतखाब किया और उसकी सज़ा अब भुगत रही है। लेकिन मैं आज तुम्हें अपना सब कुछ सौंप कर जा रही हूँ। आज से तुम मेरे आस्थाने पर बैठोगी और आस्थाने पर आने वाले हर मजबूर इंसान की मदद बग़ैर किसी लालच के करोगी। और वो नेक औरत कलमा पढ़ते हुए दुनिया से चली गई। ये औरत जिससे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं था, वो फिर भी अपना सब कुछ मुझे दे गई। और मेरी माँ जिस पर इस औरत ने इतने एहसान किया, उसे अपने इल्म से अल्लाह की मखलूक की मदद करने का वसीला बनाना चाहा। लेकिन मेरी माँ दूसरों के हर बुरे काम को पैसे की खातिर करती रही। और एक दिन जब उनके अमल से असर ख़त्म हो गया तो हम भी सड़क पर आ चुके थे। मैंने अपनी मर्ज़ी और अपनी खुशी से सादिया बीबी की शाल ओढ़ ली थी और उनकी जगह बैठने लगी। अम्मा के पास गई, उनका ऑपरेशन हो चुका था। जब मुझसे मिली तो मुझे देख कर रोते हुए ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगी और कहने लगी कि तो बीबी ने मुझसे बदला ले लिया। हाँ, तुम्हें अपनी जगह दे दी, चलो अब तुम करो इलाज इस बेवफा दुनिया का। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, पैसे जैसी कोई चीज़ नहीं। अम्मा फिर से हंसने लगी। मैं डर गई थी। अम्मा को इस तरह देखकर डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने कहा कि इनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, इनकी दिमागी हालत पहले बहुत ख़राब थी, इसलिए ये आगे रिकवर नहीं कर पा रही। इसके एक हफ़्ते बाद अम्मा दुनिया से चले गई। हम इंसान अपने लालच और हसद में दूसरों को नुकसान पहुँचाते पहुँचाते खुद ही उसका शिकार हो जाते हैं, और जब होश आता है तो आखिरी वक्त आ चुका होता है। मेरे अब्बा ठीक हो चुके थे, मैं उन्हें अपने पास ले आई थी। पर अब्बा कहते हैं कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ और किसी अच्छी जगह शादी कर लूँ। पर मेरा बिन रिश्तों से दिल भर चुका था। मुझे दूसरों के काम आना था और शायद मुझे मेरे रब ने चुना था इस काम के लिए। मेरे रब ने मेरे हाथ में शिफा रख दी थी। मुझे आस्ताना संभाले 5 साल हो चुके थे जब एक दिन एक पागल लड़की को मेरे पास लाया गया। मैं उसे देखते ही पहचान चुकी थी। वो रूबी थी जिसने कभी मुझे तबाह करने की कोशिश की थी। उसे लाने वाली उसकी वालिदा थी। उसने कहा था कि बीबी जी, मेरी बेटी को देखिए क्या हो गया है। ये जिससे मोहब्बत करती थी उसने इसे शादी करके इसे छोड़ दिया और ख़ुद किसी और के साथ चला गया और लौट कर नहीं आया। इससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इसकी दिमाग पर चोट लगी थी और इसकी ये हालत हो गई है। रूबी को देख कर मुझे फिर से सब कुछ याद आने लगा। लेकिन मैं जिस जगह बैठी थी वहाँ पर अपना ज़ाती मफाद देखना मना था। मैंने ख़ुद पर काबू पाया और रूबी की माँ को तसल्ली दी कि वह हर जुमेरात रूबी को लेकर मेरे पास आती है। रूबी की हालत पहले से बेहतर हो रही थी। हम मोमिन तब बनते हैं जब अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी अना को धकेल कर इसकी मखलूक का भला सोचते हैं, तो ख़ुद के अंदर एक सुकून उतरता महसूस भी करते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।